मूवी की शुरुआत होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की सोनोग्राफी को दिखाते हुए, जिसमें दो बच्चे होते हैं जिनमें से एक दूसरी की भी जगह लेने की कोशिश कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली मैरिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक इंट्रोवर्ट थी। वो बहुत शांत रहती थी और किसी से अपने आप से रिलेटेड कोई भी बात शेयर नहीं करती थी। वो सिर्फ अंदर ही अंदर घुटती रहती थी, जिसकी वजह से उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। मैरिया के डैड का नाम था डैन, जो कि प्रोफेशनली एक प्लास्टिक सर्जन थे, जिनको सारी चीज़ें परफेक्ट पसंद थी, जिसकी वजह से मैरिया के साथ वो स्ट्रिक्ट रहते थे। मैरिया की माँ का नाम एमी था, जो कि डिप्रेशन और नाइटमेयर से परेशान थी। डैन के अफेयर्स के बारे में एमी को सब पता होने के बावजूद भी वो ऐसे दिखाती थी कि सब कुछ एकदम ठीक है और उनकी परफेक्ट फैमिली है। मैरिया को उसके स्कूल में एक मार्क नाम का लड़का हमेशा परेशान किया करता था और बाकी सब भी उस पर हंसते रहते थे, जिसका कारण था मैरिया का इंट्रोवर्ट होना। मैरिया की एक बेस्ट फ्रेंड थी लिली, पर क्योंकि मैरिया को लिली के बॉयफ्रेंड शॉन पर क्रश था, जिस वजह से वो उससे थोड़ा सा जलती थी। पर लिली उसको चेयर अप करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन मैरिया इन सब की वजह से डिप्रेस्ड रहने लगी थी और वो स्मोक भी करने लगी थी, ताकि भले थोड़ी देर के लिए ही पर उसे रिलैक्सेशन मिल सके। एक दिन मैरिया को एक्सीडेंटली घर में वही सोनोग्राफी की इमेजेस दिखाई देती हैं, जिसमें दो ट्विंस बच्चे थे, और ये वही इमेज है जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। जिसके बाद उसे अपने मिरर रिफ्लेक्शन में से आवाज़ें सुनाई देने लगी और अक्सर अपनी मिरर इमेज को अलग ही चीज़ें करते हुए देखती थी, जिस सबसे मैरिया शुरुआत में डर जाती है, पर कुछ वक्त के बाद वो अपनी मिरर इमेज से बात करना स्टार्ट कर देती है। वो मिरर इमेज मैरिया को अपना नाम भी बताती है, जो कि था एरम। एरम मैरिया के कंपैरिजन में ब्यूटीफुल और कॉन्फिडेंट होती है। बेसिकली मैरिया जैसा बनना चाहती थी, वो सारी क्वालिटीज़ एरम में मौजूद थी। मैरिया एरम से अपनी फीलिंग शेयर करना स्टार्ट कर देती है और उसे ऐसा फील होने लगता है एटलीस्ट कोई तो है जो उसे समझता है। अब मैरिया को स्कूल की प्रॉम नाइट पर जाना होता है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं, पर उसके इंट्रोवर्ट और स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से उसकी कोई खास सोशल लाइफ नहीं थी, इसलिए उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो प्रॉम नाइट जा सके। प्रॉम नाइट में सबको आइस स्केटिंग डांस करना था। लिली उसे आइस स्केटिंग सिखाती है। सीखते वक्त मैरिया गिर जाती है, पर लिली उसकी मदद नहीं करती और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी नज़र शॉन पर है, लेकिन वो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे दूर रहो। शॉन एक बहुत अच्छा लड़का था, क्योंकि जब भी मार्क या कोई और मैरिया को ईव टीज करता था, वो मैरिया की हेल्प करता था, जिसे देखकर लिली भी जला करती थी। एक रात मैरिया अपने पापा के साथ मूवी देखने जाती है, तो वहाँ मार्क इनडायरेक्टली मैरिया को परेशान करता है, जिसे देखकर डैन मैरिया को अपने क्लिनिक में आने के लिए कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। डैन की बातों से मैरिया को लगता है कि शायद उसके पापा उसे न्यू कार गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि उसे मार्क और बाकी के लोगों के साथ स्कूल बस में नहीं जाना पड़ेगा। पर जब मैरिया क्लिनिक जाती है तो उसके पापा उससे कहते हैं कि वो उसके नोज, लिप्स, ईयर्स की प्लास्टिक सर्जरी करके उसे एकदम परफेक्ट बना देंगे, जिससे मैरिया और उसकी मिरर इमेज एरम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि उसके पापा सिर्फ परफेक्शन को ढूंढते रहते हैं, ना कि वो जैसी है उससे वैसे ही प्यार करे। मैरिया प्रॉम नाइट में जाती है, पर वहाँ मार्क उसकी काफ़ी इंसल्ट कर देता है। वो सबके सामने मैरिया को आइस पर घसीटता है, जिसके बाद मैरिया रोते हुए वॉशरूम में जाती है और एरम से अपनी जगह बदल लेती है, ताकि एरम सब कुछ ठीक कर सके। अब एरम मैरिया की जगह लेके सबसे बदला लेना स्टार्ट कर देती है, जिसमें सबसे पहले वो मार्क को फीमेल वॉशरूम में अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ले जाती है और वहाँ हॉकी स्टिक से उसका घुटना तोड़ देती है। जिसके बाद मार्क उसे कभी परेशान नहीं करता और उसका घर में भी नेचर काफ़ी बदल जाता है और वो खाना खाना शुरू कर देती है, जिससे उसकी माँ एमी काफ़ी खुश हो जाती है। एरम ने मैरिया की जगह ले ली थी, लेकिन दुनिया के लिए वो अब भी मैरिया ही थी। बट हमारे लिए फ़िलहाल मैरिया और एरम दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। प्रॉम नाइट के बारे में भी वो अपनी माँ एमी को बोलती है कि सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा। दूसरी तरफ मैरिया भी खुश थी कि चीज़ें अब सुधर रही हैं, पर यहाँ से चीज़ें एक बुरा रुख ले लेती हैं। एरम अपने पिता डैन के क्लिनिक में जाती है, जहाँ वो डैन की करंट गर्लफ्रेंड और अपनी माँ को सेम टाइम पर बुलाती है, ताकि एमी को डैन के अफेयर्स के बारे में पता चले, जिससे डैन और एमी अलग अलग रहने लग जाते हैं। एरम घर आके एमी से बदतमीजी भी करती है,
कि उनको अपने पति के अफेयर्स के बारे में सब पता था, फिर भी वो शांत रही और ये सब उसी की सज़ा है कि वो दोनों अब अलग अलग हो गए हैं। जिस पर एमी गुस्से में एरम को एक थप्पड़ जड़ देती है, लेकिन फिर भी एरम खुश थी कि एमी को सच्चाई समझ आ गई है। एरम आइस स्केटिंग की बहुत प्रैक्टिस करती है और वो आइस स्केटिंग में खुद को एक्सपर्ट कर लेती है। एरम लिली को फिर से आइस स्केटिंग सिखाने के लिए अप्रोच करती है और लिली उसे आइस स्केटिंग सिखाने के लिए तैयार हो जाती है। लिली जब एरम को परफेक्शन के साथ स्केटिंग करते हुए देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। एरम अचानक से लिली का पीछा करने लगती है, जिसके चक्कर में लिली बहुत तेज स्केटिंग करने लगती है और अचानक से वो फिसल जाती है और उसका सिर वहाँ बनी छोटी सी दीवार से टकरा जाता है और वो ऑन द स्पॉट मर जाती है। उसके बाद एरम रोने का ड्रामा करते हुए इस एक्सीडेंट के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। वहीं हम फ़ोन के रिफ्लेक्शन में मैरिया को रोता हुआ देखते हैं, क्योंकि मैरिया ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। लिली का फ्यूनरल होता है जहाँ शॉन भी प्रेजेंट होता है। एरम की नज़र शॉन पर थी। पुलिस ऑफिसर को एरम पर शक होने लगता है, क्योंकि लिली एक आइस स्केटिंग चैंपियन थी और उसका फिसलकर मर जाना कुछ अटपटा सा लग रहा था। एरम शॉन के घर जाती है और ये कन्फेस करती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, जिसके बाद वो इंटीमेट हो जाते हैं। शॉन और एरम अक्सर अपना स्कूल बंक करने लगे थे। पुलिस को उन दोनों पर शक होने लगता है। एक दिन शॉन और एरम स्कूल बंक करके इंटीमेट होने के लिए होटल जाते हैं, पर तभी शॉन की माँ का फ़ोन आता है शॉन को और वो उसे बताती है कि पुलिस उन दोनों से बात करना चाहती है, जिसकी वजह से शॉन एरम को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। पर एरम पुलिस से बात नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से शॉन को एरम पर शक होता है और एरम उसके सिर पर बॉटल मार देती है, जिससे शॉन की भी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। फिर एरम अल्कोहल पीकर सीधा डैन के क्लिनिक जाती है, जहाँ पर कोई नहीं होता। एरम अपने कपड़े उतार कर डैन से पूछती है कि क्या आप मुझसे जब भी प्यार करते जब मैं परफेक्ट नहीं होती। अब यहाँ कुछ पुराने राज खुलते हैं। जो सोनोग्राफी मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई थी वो मैरिया की माँ एमी की ही थी और मैरिया की एक ट्विन सिस्टर भी उसके साथ पैदा हुई थी। जन्म के वक्त मैरिया फिजिकली परफेक्ट थी, पर क्योंकि उसकी ट्विन में फिजिकल डिफॉर्मिटी थी, जिसकी वजह से डैन ने उसे बाहर बर्फ में मरने के लिए छोड़ दिया था। पर ये सारी चीज़ें एमी की इजाज़त के बिना हुई थी और डैन ने ये ज़बरदस्ती किया था। जैसा कि हम मूवी की शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं कि डैन को सारी चीज़ें परफेक्ट पसंद थी, जिसके चलते एरम की सोल मिरर वर्ल्ड में फंस गई थी। और जब मैरिया बड़ी हुई तो एरम ने मैरिया को टेक ओवर कर लिया। खैर, डैन एरम के क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहता है कि हाँ, तुमसे जब भी प्यार करता अगर तुम परफेक्ट नहीं भी होती तो। जिस पर गुस्सा होते हुए एरम डैन को गला काट कर मार देती है। जब एरम बाहर आती है तो एरम बार बार मैरिया को मिरर और ग्लासेस में देखकर बुलाती है, पर एरम को मैरिया अब नहीं दिखाई देती, जिससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि एरम कोई और नहीं बल्कि मैरिया के सबकॉन्शियस माइंड में उपजी हुई एक पर्सनालिटी है, जो कि उसके ब्रेन में जब जन्मी, जब उसे अपनी माँ की सोनोग्राफी को देखकर अपनी ट्विन सिस्टर के बारे में पता चला। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। वो खुद को एरम समझकर वो सब काम करती है जो वो हमेशा से करना चाहती थी। इसलिए उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो मेंटली इम्पेयर्ड होती जा रही थी, जिसके कारण उसका वेट लॉस भी हो रहा था। ये सब मैरिया का ही किया धरा था। इसलिए एंडिंग में हम मिरर रिफ्लेक्शन में मैरिया को रोते और परेशान नहीं देखते। एंडिंग में हम देखते हैं कि मैरिया अपनी माँ एमी के पास सो जाती है, जिसके बाद कुछ मिरर बर्स्ट शॉट्स दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब था मैरिया ने अब अपनी ट्विन सिस्टर की भी जगह ले ली है और अब वो इस दुनिया से लड़ने के काबिल हो चुकी है।